नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इचिना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुधकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। आइए बता दें क्या खास लेकर आए हैं हम शो में आपके लिए। फोकस बाजार का अब आरबीआई की तरफ है। कल क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है, कितनी और दरें बढ़ा सकता है आरबीआई, हम समझेंगे यहाँ पर एक खास पोल से और पूछेंगे अपने मेहमानों से भी। एमआरपीएल एक ऐसा स्टॉक जो लगातार फोकस में है, काफ़ी तेज़ी से पिछले कुछ दिनों में इस पे कारोबार हो रहा है। अब जब ये स्टॉक 25 से 30% चल चुका है तो क्या अब भी कोई स्टीम बाकी है या फिर इसमें से निकलना चाहिए, पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से और साथ ही जानेंगे कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी। तो शुरुआत करते हैं बाजार से, जहां आपको एक अपडेट दे दें कि आरबीआई पॉलिसी से ऐलान से पहले बाजार में आज हमने देखा गिरावट हावी रही। निफ्टी करीब 150 अंक गिरकर 16,400 पर और सेंसेक्स 550 अंक गिरकर 55,000 के ऊपर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में करीब 300 अंकों की कमजोरी देखी गई। आज बाजार को सहारा दिया सरकारी कंपनियों, एनर्जी और ऑटो शेयरों में, जिनमें कुछ खरीदारी देखने को मिली। एनर्जी शेयरों में तेजी का सबसे ज्यादा फायदा मिला ओएनजीसी को, जो करीब 5% की बढ़त के साथ बंद हुआ। पीबी फिनटेक एक शेयर फोकस में था जिसमें करीब 12% की गिरावट देखी गई। साथ उसके दूसरी तरफ एमआरपीएल हमने देखा करीब 20% की बढ़त पर बंद हुआ, लगातार दूसरे दिन अच्छी तेजी। मार्केट में आखिरी घंटे में हमने सीमेंट शेयरों में कुछ हल्की रिकवरी आते हुए देखी। ऑटो सेक्टर में मारुति, टीवीएस, हीरो मोटो शेयर्स में कुछ खरीदारी जरूर देखने को मिली। कई एक्सपर्ट से हमने बातचीत की। यहाँ पर गोल्डीलॉक प्रीमियम रिसर्च के गौतम शाह का कहना है कि बाजार में काफी बिकवाली आ चुकी है, निवेशकों को गिरावट में खरीदारी के नए मौके तलाशने चाहिए। देखिए, अभी मार्केट में दो कैंप्स हो गए हैं। जैसे आपने कहा, एक ऐसा कैंप है जो बिलीव करता है कि मार्केट ऊपर के लेवल्स पे सस्टेन नहीं करेगा और धीरे धीरे नीचे की तरफ चला जाएगा, और एक दूसरा छोटा कैंप है जो बिलीव करता है कि जो काफी जो नेगेटिव्स है मार्केट में, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, इंटरेस्ट रेट्स हो, ऑयल प्राइसेस हो, रुपी का वीकनेस हो, या फिर एफआईआईज की पोजीशनिंग हो, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हो, या फिर कोविड का रिस्क हो। मैंने आपको 6-7 फैक्टर्स बता दिए एक साथ। ये सारे फैक्टर्स अभी इंडियन मार्केट्स को इंपैक्ट कर सकते हैं, बट अगर मैं चार्ट्स के हिसाब से देखूं तो मेरा ये मानना है कि जो सारे जो नेगेटिव्स है ये ऑलरेडी इन द प्राइस है। एक ही की रिस्क मुझे लगता है वो है ऑयल, जो 120 के लेवल तक आ गया है और उसके कारण इंडियन मार्केट्स आज अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट मुझे अभी भी लग रहा है कि दिस इज अ मार्केट विच शुड बी बॉट ऑन डिप्स। ब्रेथ के हिसाब से देखें, इंडिकेटर स्टडीज के हिसाब से देखें तो मार्केट काफी ओवरसोल्ड है और यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट लॉन्ग्स के लिए काफी अच्छा है। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो बाजार अच्छी स्थिति में आ गया है, ये मानना है गौतम शाह का। लेकिन मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे भी पूछेंगे कि शॉर्ट टर्म में व्यू क्या बनता है। मंदार जामसांदेकर और रवि सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। मंदार, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर गोल्डीलॉक्स रिसर्च का तो मानना यह है कि बाजार ओवरसोल्ड है और आपको अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी चाहिए, लेकिन वो नज़रिया शायद थोड़े लंबे समय का है। शॉर्ट टर्म की बात करूँ, वीक के हिसाब से बात करूँ, आज जो बाजार 16,400 के लेवल पर आकर टिका है, आपको लगता है कि ये जो अहम सपोर्ट है ये होल्ड करेगा यहां से? सौमित्र, गुड इवनिंग। अच्छा, देखिए, पहली बात तो है कि बाजार फिलहाल एक इनडिसीजन से मोड में है। तो अगर पिछले 7 दिन का अगर हम ट्रेडिंग सेशन देखें तो 16,400 और ऊपर में 16,700, 750 इस तरीके का एक रेंज बना हुआ है बाजार के लिए। और ऐसा सो इंडेक्स इनडिसीजन मोड में है और उसके साथ बहुत सारे स्टॉक्स, यानी मैक्सिमम स्टॉक्स तो ऐसे ही हैं कि जिनमें इसी तरीके का एक इंडिसीजन हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ये बात है नहीं कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज भी है। शॉर्ट टर्म से के साथ भी वाली भी अपॉर्चुनिटीज है, लॉन्ग टर्म वाली भी अपॉर्चुनिटीज है। सिर्फ क्या है कि अपॉर्चुनिटीज की जो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ स्टॉक्स, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, वो बहुत रिड्यूस हो चुकी हैं और इसलिए अपॉर्चुनिटीज बहुत सिलेक्ट करके पिक करने वाले स्टॉक्स हैं। तो ताकि यानी अपॉर्चुनिटीज, फॉर एग्जांपल ऑयल इंडिया है, एलिकॉन है, कैम्स है, ओएनजीसी है, कि जिनमें अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे स्टॉक्स है कि जहां पे अपॉर्चुनिटीज, तो स्क्रिप्ट स्पेसिफिक व्यू रखना बहुत जरूरी है। बाजार फिलहाल रेंज बाउंड है। ओके, तो फिलहाल रेंज बाउंड है, स्टॉक स्पेसिफिक रहना बहुत जरूरी है। रवि, इस समय आपके व्यू में बाजार के लिए अब नेक्स्ट ट्रिगर क्या हो सकता है? क्योंकि जैसा अभी गौतम शाह भी कह रहे थे कि बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, बाजार ने पचा रखे हैं ऑलरेडी। ऑयल जरूर एक प्रॉब्लम एरिया उनको दिखाई देता है। आपके हिसाब से अब नेक्स्ट ट्रिगर क्या हो सकता है बाजार को मूव करने के लिए?
देखिए बाजार को अभी मूव करने में मुझे लगता है स्वागत जी यहाँ पर टाइम लगेगा और टाइम लग सकता है आपको कम से कम 2 से 3 वीक 4 वीक के हिसाब से अगर देखते हैं तो बाजार थोड़ा सा अंडर प्रेशर रहेगा। आरबीआई पॉलिसी, यूएस के जीडीपी डेटा, जॉबलेस क्लेम डेटा, तो ये सारे फैक्टर जो हैं वो कहीं ना कहीं तक थोड़ा सा मार्केट को परेशान करेंगे और इसकी वजह से आप वैल्यू बाइंग अगर आप देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वैल्यू बाइंग करने के लिए आप अभी डायरेक्ट इंडेक्स में ट्रेडिंग करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। मार्केट अभी इन्फ्लेशन के उभार से अभी बाहर नहीं निकलेगा, उसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि स्लो ग्रोथ यहाँ पर एक चलती रहेगी, तो उस ग्रोथ को यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी थोड़ा स्लो रहेगा तो बाजार में, इसलिए इंडेक्स को मत देखिए। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं इस समय कि आप स्टॉक स्पेसिफिक होकर चलें तो बेहतर रहेगा। आपको एक इंटरेस्टिंग वॉइस सुनवाते हैं, क्योंकि बाजार में हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के फैक्टर्स काम कर रहे हैं और कई सारे विदेशी निवेशक, एफआई का डेटा रोज सुबह आप देखते होंगे कि वहाँ पर सेलिंग चल रही है पिछले कई महीनों, कई दिनों से। लेकिन जो हमारे घरेलू निवेशक हैं और जो रिटेल निवेशक हैं, उनका भरोसा बाजार पर कायम है। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है, उसके दूसरे दिन कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि संकट के इस दौर में भारतीय शेयर बाजारों को संभालने का काम रिटेल निवेशक ने ही किया है। उन्होंने कहा कि जब विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल रहे थे, तब रिटेल निवेशकों ने बाजार को सहारा दिया। $62,000 investor awareness programs have been held by IEPF. In a way, I would think quietly these have helped during the pandemic. The very significant increase in retail investor numbers in India. In fact, there are times when I've answered even in the parliament that if FPIs are going away and coming into the country as and when and giving us a feeling that funds are going out of India, retail investors in India have come in a big way that they seem to act like the shock observers. If FPIs went away, FIIs went away, our markets did not really have to show the ups and downs in a very distinct way, because the small investors in the country have come in a big way, trickling into the country. बिल्कुल, तो रिटेल निवेशकों ने यहाँ पर बाजार को संभाला है और यही बात वित्त मंत्री जी भी कह रही हैं कि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है बाजार में और उनका भरोसा भी। तो रिटेल निवेशकों के लिए ही शो हम ये कर रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा शुरू करते हैं और मंदार, आपसे जो पहला स्टॉक मेरे दिमाग में आज आ रहा है वो है MRPL का। 2-3 सेशन हो गए हम देख रहे हैं ये स्टॉक सर्किट टू सर्किट चलता है, 17-18-19% ऊपर चलता है। मुझे डर इस बात का है कि इसकी रैली खत्म हो गई है, मैंने ट्रेन मिस कर दी है या अभी भी कुछ टीम बाकी है। क्या कहेंगे MRPL पर आप? मंदार, अपना माइक आप अनम्यूट कर लीजिए। सौमित्र, MRPL में एक अच्छी खासी अपमूव देखने को मिली है, बहुत ही स्ट्रांग मूव है, वॉल्यूम्स के साथ मूव है और पिछले 3 महीने से ये एक हायर टॉप हायर बॉटम करते हुए ऊपर चल रहा है। अभी आज भी अगर आप देखो तो बहुत बढ़िया वॉल्यूम ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये स्ट्रांग मूव है और ये इमीडिएट रुकने नहीं वाला है। ये ऊपर में 140-145 तक पक्का चलेगा। ये ऐसी लेवल है कि जहां 2017 में ये स्टॉक जाके वहां से गिरा था, तो मुझे लगता है कि वो लेवल्स को तो एक बार पक्का ये छूने वाला है। अगर किसी की पोजीशन बनी हो इसमें तो 90 रुपए का इसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जब रखते हैं तब आपका जो प्रॉफिट है वो, यानी स्टॉप लॉस भी अगर ट्रिगर हो जाता है तो प्रॉफिट में आप निकल जा सकते हो। और अगर ये स्टॉक ऊपर में चलता है तो आप ट्रेल भी कर सकते हो, यानी ऐसी दिक्कत है नहीं कि बाहर निकल जाओ और फिर बाद में देखो कि भाव ये चल चुका है। तो मुझे लगता है 140-145 तक ये स्टॉक पक्का चलने वाला है। जिस तरीके से ये वॉल्यूम ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके से इसमें मूवमेंट दिख रही है, तो 140-145 जरूर लगेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए 90 रुपीज का, और अगर फ्रेश पोजीशन बनानी हो तो वो भी ये 90 रुपीज के स्टॉप लॉस से जरूर बना सकते हैं। मैं वही पूछने वाला था कि कोई फ्रेश पोजीशन लेना चाहे तो क्या करे, लेकिन 90 रुपीज का स्टॉप लॉस आपने बताया है, यह इंपॉर्टेंट है। 140 तक जाने की संभावना MRPL की अभी भी है। आप देखिए ये स्टॉक पिछले जो है एक हफ्ते 6-7 सेशन में करीब 25-30% चल चुका है, लेकिन अभी भी चूंकि हायर वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है। क्या यही सलाह चेन्नई पेट्रो के लिए भी होगी मंदार?
चेन्नई पेट्रो के केस में भी अच्छी खासी हमें मूव देखने को मिली है। और बेसिकली ये कंसोलिडेशन के बाद, अब आज की जो मूव है वो कंसोलिडेशन के बाद है, यानी पिछले अगर एक महीने का इसमें ट्रेड देखते हैं तो एक 260 से लेके 340 इस तरीके का एक रेंज बाउंड ट्रेड बना था। तो मुझे लगता है कि जब तक ये 340 345 के ऊपर जब तक ये ट्रेड करता है तब तक इसमें लॉन्ग पोजीशन बनी रहनी चाहिए। ये ऊपर में 470 तक का इसमें मूव जरूर बनेगा ऐसे लग रहा है। और हाल ही में ये जो मैंने लेवल अभी बताई 345 की, ये एक बड़ा सा रेजिस्टेंस थी स्टॉक के लिए, यानी आज का ही नहीं, कुछ पिछले 4 साल का अगर चार्ट देखते हैं तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे वो जाके वहां पे रुक गया था। तो ये ब्रेकआउट आज का जो है वो बढ़िया है। इसमें से जो स्टॉप लॉस बनता है वो 338 का रहेगा। 338 के स्टॉप लॉस से इसमें काम कर सकते हैं, फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं, और ऊपर में 450 470 इस तरीके का इसमें टारगेट जरूर दिखता है। तो स्टॉक्स ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा बाजार में को इस समय जो भी ट्रेड कर रहे हैं वो उनकी नज़रों में है। एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो पिछले कुछ दिनों से तेज़ी है और ये तेज़ी बरकरार रहेगी ऐसा मंदार को लगता है। चेन्नई पेट्रो में स्टॉप लॉस जो है 338 का, टारगेट आप ले सकते हैं 470 तक के। यहाँ पर ये व्यू लेकर चेन्नई पेट्रो में ट्रेड किया जा सकता है। रवि, मैं आपसे जानना चाहूँगा ओएनजीसी के बारे में। आज जब बाजार खराब था, काफ़ी दबाव में था, एक ही इकलौता स्टॉक एनर्जी स्पेस का जो बढ़िया 5% की तेज़ी के साथ ट्रेड करता हुआ हमको दिखाई दिया। जाहिर तौर पर क्रूड के मूवमेंट का तो फर्क पड़ता है, बट आपको लगता है फंडामेंटली बहुत कुछ चेंज हो रहा है इस कंपनी में? इस पे व्यू अभी बुलिश ही रखना चाहिए? देखिए स्वामी जी, इस समय जिस तरीके से एनर्जी और पावर में एक मोमेंट देखने को मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोमेंटम अभी भी बना रहेगा, और ओवरऑल जो सेंटिमेंट है यहाँ पर वो भी काफी हद तक पॉजिटिव है। खासतौर से अगर ओएनजीसी या फिर आप ऑयल सेक्टर से पूरी कंपनीज को देखें तो यहाँ पर जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो भी आगे, और खासतौर से इन्फ्लेशन का थोड़ा सा रिस्क जो है इन सेक्टर और इन कंपनीज में कम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको अभी तेल और गैस, ये सभी एनर्जी के जो शेयर है, पावर, इनमें एक तेजी का ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ओएनजीसी भी काफी अच्छा मूवमेंट यहाँ पर दिखा सकता है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में ओएनजीसी यहाँ से कम 8 से 10% की एक रैली बना सकता है। अभी भी 8 से 10% की रैली यहाँ पर ओएनजीसी बना सकता है। आज हमने देखा 5% ऊपर 160 162 के आसपास ही जाकर बंद हुआ है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। इंपॉर्टेंट बात ये भी है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का बना हुआ है। रवि, ये तो हमने तेज़ी के स्टॉक वाली बात की, लेकिन एक स्टॉक जो काफ़ी दिनों से जो है, जब से लिस्ट हुआ है तब से लोगों को निराश कर रहा है, वो है LIC का। उस पर मैं आपसे आपका व्यू चाहूँगा। हम देख रहे हैं इशू प्राइस से करीब 20% तक नीचे आ गया है। आपको लगता है अभी और गिरावट बाकी है LIC में? देखिए स्वामी जी, एक चीज खास समझिए कि पूरा का पूरा जो इंश्योरेंस सेक्टर है, और खास तौर से आप इसके कंपैरिजन में आप देखिए HDFC लाइफ देखिए या फिर ICICI प्रूडेंशियल देखिए, इन सभी स्टॉक्स में गिरावट रही है। और चूंकि LIC की लिस्टिंग थोड़ी सी अपर लेवल पर हुई थी, और अपर लेवल का मतलब है कि जो एक वैल्यू बाइंग की यहाँ पर बात करें, जो ओवरऑल जो कोरोना के पेंडेमिक में जो क्लेम देखने को मिले थे, उसका एक इम्पैक्ट हर कंपनी उससे जूझ रही है। तो LIC के जो प्राइसिंग था वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं था, जिसकी वजह से अभी ये गिरावट का दौर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी LIC की स्टॉक में थोड़ी गिरावट और देखने को मिल सकती है। स्टॉक के लेवल्स के हिसाब से अगर चलते हैं, उनकी कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से चलते हैं, तो शायद आपको जो अट्रैक्शन है वो अब आपको आने वाले 3 से 5% तक का जो करेक्शन एक और देखने को मिलेगा, उसके बाद थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। लेकिन इन्वेस्टर को यहाँ पर अभी थोड़ी डिस्टेंस बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल फंडामेंटल अभी वीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि गिरावट थोड़ी और बढ़ सकती है। अवॉइड करना चाहिए फिलहाल LIC को अगले कुछ समय के लिए, क्योंकि गिरावट शायद और बढ़े। मंदार, हालांकि डेटा कम होगा क्योंकि नई लिस्टिंग है, लेकिन आप कोई व्यू दे पाएंगे LIC पर शॉर्ट टर्म के लिहाज से? सौमित्र, देखिए बेसिकली इसमें ना 800 की लेवल पे एक सपोर्ट बना हुआ था, उसके ऊपर बहुत दिन ये ट्रेड कर रहा था, और कल इसने ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। तो मुझे लगता है नीचे और 10% का डाउनसाइड इसमें लगता है। 700 टू 680 इस तरीके का एक नीचे का टारगेट दिखता है अभी फिलहाल। तो शॉर्ट टर्म के केस में वहां पे रुकना चाहिए, वहां पे एक बेस बनाना चाहिए, और उसके बाद वाला जो ट्रेंड है वो बेस बनाने के बाद होगा। लेकिन फिलहाल तो मुझे लगता है कि और एक 10% का डाउनसाइड प्राइस में अभी भी है।
अभी भी 10% का डाउन साइड बाकी है। LIC से जो IPO के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको तो नुकसान हो ही रहा है। अभी भी लंबे समय के लिए भी अगर आपने सोचा कि LIC को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया जाए तो कुछ समय रुकना बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ से कुछ और डाउन साइड अभी दिखाई दे रहा है। मेरे दोनों मेहमान यही कह रहे हैं। चलिए आपको एक खबर से भी रूबरू करा दें। अपर रेगुलेटरी लेयर वाली NBFCs के लिए RBI प्रोविजनिंग नियम लेकर आया है। क्या है ये नियम और RBI को ये नियम क्यों लाना पड़ा, इससे किन कंपनियों पर असर पड़ेगा, सारी डिटेल के साथ मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ रहे हैं मेरे साथ। अंकुर बताइए। जी हाँ, बड़े NBFCs को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कुछ राहत मिली है प्रोविजनिंग नॉर्म्स जो अभी रिलीज किए गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्केल बेस्ड रेगुलेशंस के तहत जो बड़ी NBFCs हैं, जो अपर लेयर में NBFCs हैं, उनके लिए प्रोविजनिंग नॉर्म्स रिलीज किए हैं और वो 1 अक्टूबर 2022 से लागू होने हैं। अभी तक NBFCs को करीब 0.4% की स्टैंडर्ड प्रोविजनिंग करनी पड़ती थी। कोई भी स्टैंडर्ड एसेट यानी कि वो NPA नहीं हुआ है, लोन दिया है, वहां पर भी 0.4% की प्रोविजनिंग करनी पड़ती थी। जो अभी के करंट नॉर्म्स रिलीज हुए हैं वहां पे कुछ कैटेगरीज में NBFCs को राहत मिली है। उदाहरण के तौर पे इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स और SME लोन्स पर अब 0.25% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी स्टैंडर्ड एसेट्स पर, जो पहले 0.4% करनी पड़ती थी। लेकिन टीजर लोन्स पर यहाँ पर जो प्रोविजनिंग है वो ज्यादा रखी गई। साथ ही साथ कमर्शियल रियल एस्टेट पर 0.75% की प्रोविजनिंग करने को बोला गया है जो रेजिडेंशियल हाउसिंग में है। लेकिन अदर कमर्शियल रियल एस्टेट लोन्स पर 1% की प्रोविजनिंग करनी होगी, जो कि पहले से कहीं ज्यादा है। हालांकि जो बाकी सारे कैटेगरीज हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेसिफाई नहीं किए हैं, वहां पर 0.4% की जो प्रोविजनिंग है वो कंटिन्यू रहेगी। आपको याद होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्केल बेस्ड रेगुलेशन रिलीज किए थे, क्योंकि सभी NBFCs को अलग अलग मापदंडों पर मापा जाएगा और इसीलिए सबके लिए अलग अलग नॉर्म्स होंगे। ये पिछले साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज किया था और अभी प्रोविजनिंग स्पेसिफाई की है, जो कि टॉप लेयर यानी अपर लेयर ऑफ NBFCs के लिए। चलिए, RBI की तरफ से NBFCs के लिए नए नियम, लेकिन फोकस कल बाजार का रहेगा क्रेडिट पॉलिसी पर। उतार चढ़ाव देख रहे हैं बाजार में हम। अगला ट्रिगर रिजर्व बैंक की पॉलिसी ही होगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी यानी MPC का फैसला कल आने वाला है। इस बार पॉलिसी से क्या उम्मीदें हैं बाजार को, इस पर हमने एक खास पोल करवाया। मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा है मेरे साथ उस पोल की डिटेल्स लेकर। डिम्पी बताइए। देखिए, पोल में सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि क्या RBI फिर से दरों को बढ़ाने जा रहा है कि नहीं, यानी कि ब्याज दरें, आपका EMI महंगा होने जा रहा है कि और नहीं होने जा रहा है। तो इसका जवाब अगर आप सुनना चाहते हैं तो बैठक से ठीक पहले पोल में आपको ये जवाब मिल जाएगा और उसका जवाब है हाँ, आपकी EMI थोड़ी और बढ़ सकती है, क्योंकि हाँ 100% है। रेपो रेट में बढ़ोतरी हो सकती है, इसका मतलब आपकी ब्याज की दरें कुछ और बढ़ोतरी हो सकती है। नहीं वाले कहने की संख्या 0 है। अब ये होगा कितना, ये अलग अलग मुद्दों पर हो सकती है बात, लेकिन हाँ दरें बढ़ाई जा सकती है। इसको हम टिपिकली बैंकिंग की भाषा में रेपो रेट कहते हैं, वो बढ़ाई जा सकती है। उसका जवाब है हाँ। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमने जब पोल ये किया कि क्या रिवर्स रेपो में भी बढ़ोतरी हो सकती है क्या, तो वहाँ पर भी जवाब था कि हाँ थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है। 90% लोगों का ऐसा मानना था। 10% कह रहे थे कि किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। तो मैंडेट के साथ ही जाइए और हो सकता है आपको रिवर्स रेपो में भी चेंज होता हुआ दिखेगा। तो ये दो हमने बेसिक क्वेश्चंस जो भी एक्सपर्ट्स थे उनसे पता किया, तो उसके बाद का ये पोल निकल के आया। फिर हमने MPC की बैठक की बारीकियों के बारे में पता किया कि इस बार की बैठक में क्या क्या हो सकता है। पहला पॉइंट था कि स्टांस कैसे होगा, हॉकिश यानी कि बहुत गंभीर होंगे, बेरिश यानी कि बहुत नरम हो जाएंगे, या फिर अकोमोडेटिव होगा, बैलेंस करके चलेंगे। तो चलेगा बैलेंस करके, अकोमोडेटिव स्टांस रखने पे विचार होगा। रिवर्स रेपो पे भी आपने अपने पोल में बताया था कि 90% कह रहे हैं कि हाँ बदलाव होगा। कितना होगा वो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ये 0.15% से बदलाव हो सकता है और जो बढ़कर 3.5% के आसपास हो सकता है रिवर्स रेपो। ये आप इस पे दूसरा पॉइंट था। फिर हमने ये पूछा, तीसरा पॉइंट था वो था इन्फ्लेशन को लेकर कि क्या महंगाई को लेकर बात होगी। तो क्रूड में तेज़ी से CPI का अनुमान बढ़ा सकते हैं और इसी को मैनेज करने का RBI पूरा काम करेगा। RBI के लिए सिर्फ एक मेजर प्रॉब्लम है कि बढ़ते हुए क्रूड का उसके पास अभी कोई तोड़ नहीं है और सारी कमोडिटीज़ अपने ऊपरी स्तरों से करीब 20% तक नीचे आ चुके हैं, लेकिन क्रूड नहीं अभी आया नीचे। फिर हमने ये देखा कि आगे चल के क्या दुनिया भर में महंगाई को लेकर या इसको लेकर चिंता है, तो वो भी MPC की बैठक में स्टेटमेंट आएगा कि देखिए दुनिया भर में महंगाई को लेकर चिंता है, इसलिए कमोडिटीज़ पे खासकर महंगाई के मुद्दे पे इर्द गिर्द MPC की ज़्यादातर बैठक घूमेगी। तो क्रक्स ऑफ द इस पोल का यही है कि एक तो आप थोड़ा ब्याज दरें आपको और बढ़ती हुई दिखेंगी और दूसरा
महंगाई और साथ ही कच्चा तेल, इसके इर्द गिर्द पूरी एमपीसी की बैठक का लबोलुभाव रहेगा। बिल्कुल, तो ब्याज दरें बढ़ेंगी ये तो तय होता दिख रहा है। अब देखते हैं बाजार कितनी ये ब्याज दरें बढ़ेंगी, कितना वो जो अमाउंट है उसको पचा चुका है, और कल आरबीआई गवर्नर साहब क्या कदम लेते हैं ये हमको पता लग जाएगा। चलिए, लेकिन अभी फिलहाल ये है कि कल का दिन तो ट्रेडिंग का दिन है, तो कौन से स्टॉक्स पर आपको फोकस करना चाहिए हमारे मेहमानों से जानते हैं। वक्त है वीआईपी शेयर्स का। मंदार, आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन से आइडियाज आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को। समिता, देखिए 2 स्टॉक्स हैं। पहला है एलिकॉन इंजीनियरिंग। ये स्टॉक एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद हाल ही में इसने एक ब्रेकआउट जनरेट किया। ये ब्रेकआउट की लेवल 220 की है और अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है, यानी इंट्राडे में ये कंटिन्यूसली एक बुलिश ट्रेंड दिखाते जा रहा है पिछले 2 हफ्तों से। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड और कंटिन्यू होगा। ऊपर में 334 का इसमें एक टारगेट बनता है, तो स्टॉप लॉस लॉन्ग के लिए होगा 213 का और 334 का इसमें टारगेट रहेगा। और दूसरा जो स्टॉक है वो है ऑयल इंडिया। इसने कल के दिन ही पिछले 5-6 साल का एक रेजिस्टेंस जो बना था 268 के लेवल पे, वो ब्रेक करके ये स्टॉक ऊपर चला है। ये भी स्टॉक 334, 340 की लेवल्स तक आगे जाते हुए छू सकता है, तो इसमें भी एक बाय बनेगा। ये स्टॉप लॉस होगा 258 का और 334, 340 इस तरीके के इसमें टारगेट्स बनेंगे। दोनों स्टॉक्स 3 से 6 महीने के व्यू से खरीदने चाहिए। 6 महीने का व्यू होना चाहिए। टारगेट दोनों में सेम, लेकिन 334 रुपए, ये बढ़िया बात है, आपको याद रखने में आसानी होगी। एलिकॉन इंजीनियरिंग 213 तक के स्टॉप लॉस रखिए इसमें, यहाँ पर 334 तक के टारगेट, और ऑयल इंडिया में 258 का स्टॉप लॉस और टारगेट एक बार फिर 334 का। ये 2 आइडियाज मंदार की तरफ से। रवि, आप कौन से आइडियाज शेयर करने वाले हैं आज? देखिए, मेरे 2 स्टॉक हैं और खासतौर से एनर्जी की तरफ से ही मैंने लिया है। पहला स्टॉक है पेट्रोनेट एनर्जी। इस समय ये स्टॉक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ चल रहा है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, फंडामेंटल यहाँ पर काफी सपोर्ट कर रहे हैं और फाइनेंशियल जो रिजल्ट आए हैं उनमें भी काफी जो है वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि आपको ये स्टॉक यहाँ पर बाय करना चाहिए 180 के टारगेट के लिए। तो आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, मोमेंटरी ट्रेड कर रहे हो या फिर आप मंथली ट्रेड कर रहे हो, उसके लिए हिसाब से ये स्टॉक फिट बैठता है। दूसरा स्टॉक है यहाँ पर जो है एनटीपीसी। एनटीपीसी के रिजल्ट अच्छे देखने को मिले, प्रॉफिट में भी 11% की बढ़त देखने को मिली और दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो एबिटा भी 22% से बढ़ा था और अभी ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। तो मुझे लगता है इसको भी यहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं और अप साइड का टारगेट होगा इसका 180 रुपए का, जिसे कि आप ये अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। 180 तक के टारगेट के लिए एनटीपीसी को किया जा सकता है शामिल, और साथ ही पेट्रोनेट एलएनजी यहाँ पर टारगेट है 260 तक के, दोनों में लेकिन नजरिया थोड़ा लंबा रखेंगे तो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया मंदार और रवि, समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है ईटी नाउ स्वदेश पर।